पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि वो कौन सी विधि है जो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, या क्या मल्चिंग है, या रक्षक मेखला है, या वेदिका फॉर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस जो करते हैं वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, वेदिका फॉर्म। ये वेदिका फॉर्म वो विधि है जो कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, जिसमें से एक उपाय ये है, ये आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। देखिए मल्च बनना, मल्च बनना क्या है, तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। एक आपका यह विधि है। और फ्रेंड्स देखिए एक वेदिका फॉर्म जो कि आपके जो है कि ऑप्शन में बताया गया था। देखिए चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और फ्रेंड्स ये देखिए आपका जो है कि देखिए समोच्च रेखी जुताई, समोच्च रेखी जुताई में होता क्या है, तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध जो है कि अवरोध का निर्माण करती है। देखिए ये आपकी जो है कि क्या है, ये आपकी समोच्च रेखी जुताई है, ये वेदिका फॉर्म है। देखिए ढलान है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि रक्षक मेखला है। ठीक है, देखिए रक्षक मेखला में होता क्या है, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ से ये है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, या रक्षक मेखला, या मल्च बनाना। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षक मेखला। अभी मैंने ऊपर आपको जो है कि बताया था ऑप्शन नंबर बी, रक्षक मेखला में फ्रेंड्स होता क्या है, तो ये देखिए आपका जो है कि रक्षक मेखला है। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये देखिए कतारों में लगाया गया है, ये है आपका रक्षक मेखला। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं वहीं से 100% प्रश्न आपका जो है कि बनता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पीसी कल्चर निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो पीसी कल्चर है, क्या अंगूर की खेती से संबंधित है, या उद्यान कृषि से संबंधित है, या रेशम कीट पालन से संबंधित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो पीसी कल्चर है और ये आपका जो है कि मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पालन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और फ्रेंड्स देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर दिया गया है। देखिए एग्रीसेरी पीसी वीटी हार्टी। देखिए एग्रीकल्चर में होता क्या है, तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये सेरीकल्चर में क्या होता है, तो रेशम का पालन किया जाता है। देखिए रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। देखिए पीसी कल्चर क्या है, तो मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, ये क्या है, पीसी कल्चर है। और वीटी कल्चर क्या होता है, तो अंगूरों की खेती जो होती है वो वीटी कल्चर कहलाती है। और हर्टिकल्चर क्या है, तो उद्यान कृषि, ये हर्टिकल्चर से संबंधित है। ये आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए हर्टिकल्चर में होता क्या है, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों एवं फलों को उगाना, ये आपका हर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं।
स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण शामिल है, यानी कि किस प्रकार की कृषि में ये स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण जो है कि शामिल है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका किस में शामिल है, ये आपका जो है कि आदिम निर्वाह कृषि में ये जो है कि शामिल है। कौन? स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका जो है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न हम करा रहे हैं, जो ये फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये गहन ये देखिए आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि में होता क्या है, तो स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण शामिल हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से देखिए कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में एक क्या होता है, निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि में देखिए गहन निर्वाह कृषि होती है और आदिम निर्वाह कृषि होती है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए स्थानांतरित कृषि मिल्पा कहाँ पर की जाती है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो मिल्पा नाम की स्थानांतरित कृषि है या खेती है, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि की जाती है मेक्सिको देश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग, और सबसे पहले यहाँ पे और बता दें, ये देखिए उत्तर पूर्वी भारत में जो है कि स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है, तो झूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो झूमिंग कृषि आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और ये जो है कि मलेशिया में लद्दांग नाम की कृषि की जाती है, जो कि स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। और मेक्सिको में क्या है, ये मेक्सिको में क्या है, मिल्पा है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है, और ये देखिए स्थानांतरित कृषि, देखिए वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे चालवासी पशुचारण में होता क्या है, तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। और यहाँ से देखिए मिल्पा, ये देखिए फ्रेंड्स ये आप जो है कि देख सकते हैं, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। ये जो झूमिंग क्या है, उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील और लद्दांग मलेशिया। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था और बनेगा भी। देखिए यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था टीआरई जो है कि 3.06 to 8 में। तो ये जो है कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये जलवायु, मृदा और खनिज, ये जो है कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है कि आपके प्रभावित करते हैं किसको, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये प्रभावित करते हैं, और इसमें से जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौगोलिक कारक में क्या है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा और जल है, फिर उसके बाद खनिज है, यहाँ से जल और खनिज है, ये क्या हैं आपके, तो ये आपके जो है कि भौगोलिक कारक हैं। और इसमें से देखेंगे जब सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, तो देखिए आर्थिक कारक हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक हो जाएगा, सामाजिक कारक हो जाएगा। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। बस इसमें से जो है कि सिंपल ही पूछ लिया जाता है। देखिए जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए एंजिल जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात या विक्टोरिया जलप्रपात, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे की सीमा पर ये विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके जो है कि कहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी में, तो देखिए यहाँ पर मैं जो है कि हाईलाइट करके यहाँ पे आपको दिखा, देखिए अगर आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में ये आप ऐसे करके देता है कि क्या आप जानते हैं, तो समझ जाइए फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे फ्रेंड्स कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भूगोल पूछा जाएगा, तो ये आपको सभी क्लास के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जल
जलप्रपात है। तो एक लाइन यहाँ से, और देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। देखिए अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जो वायुमंडल है उसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ आपको कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या तीव्रता से बढ़ता है या तीव्रता से घटता है या जो है कि समान रहता है। ठीक है, तो जो है कि तापमान कैसा होगा जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तीव्रता से बढ़ता है या तीव्रता से घटता है या समान रहता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीव्रता से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तो तापमान जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में परिवर्तन कैसा देखने को मिलेगा, तीव्रता से तापमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके जो है कि देखिए ये मध्य मंडल है और ये आपका वायुमंडल है। देखिए वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जो है कि बोरिंग लगेगा, उसमें समझ में आएगा कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न इन्हीं लाइनों में से बनते हैं और इनको आपको जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए ये जो वायुमंडल है वायुमंडल है यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। यहाँ से देखिए कब स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी, यानी कि स्वेज नहर कब खुली थी और खुलने से इसके स्वेज नहर के भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। क्या 1779 ईस्वी में, 1879 या 1869 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा 1869 में स्वेज नहर खुली थी तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। कितना कम हो गई थी, तो 7000 जो है कि कम हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो 7000 किलोमीटर यहाँ पे कम हो गई थी। देखिए क्या आप जानते हैं, वेरी वेरी मोस्ट ऐसे करके देता है तो वेरी वेरी मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है और पूछा जाता है। देखिए सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए हिमालय के ऊंचे शिखर कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, हिमालय के जितने ऊंचे शिखर हैं शायद 7 या 8 हैं, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, अभी मैं नीचे बताऊंगा उनको। तो इनकी ऊंचाई पूछा जाता है। ठीक है, तो हिमालय का जो ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8598 जो है कि ये किमी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8598 ये कंचनजंगा की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 8598 मीटर, अभी मैंने आपको किलोमीटर बता दिया था, तो इसको आप जो है कि मीटर समझिएगा। ठीक है, 8598 मीटर ये क्या है, हिमालय का ऊंचा शिखर है, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, देखिए यही चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय का ऊंचा शिखर सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। और कंचनजंगा जो कि भारत में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 है। और मकालू ये क्या है, तो ये नेपाल में है, 8481 मीटर है। और धौलागिरी कहाँ पर है, तो नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं और इनको आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यानी जो पूर्वी घाट है वहाँ पर जो है कि उसका सर्वोच्च शिखर क्या है, क्या कंचनजंगा है, महेंद्रगिरी है या अनाई
मुड़ी है। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर फ्रेंड्स महेंद्र गिरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके जो है कि 6 to 8 में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। इस भाग के ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, देखिए अनाईमुड़ी है, जिसकी जो है कि ये अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। तथा डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये जो है कि आपके 2600 जो है कि 33 है। और देखिए यहाँ से आपका प्रश्न, यहाँ से आपको प्रश्न को समझना है। देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांभर झील को एक लवण झील वाली झील मानी जाती है, ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि ये सांभर झील, ये लवणी झील है और ये सांभर झील जो है कि किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न कहने का मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में सांभर झील स्थित है और ये जो है कि एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इस झील से नमक जो है कि प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में साफ तौर पे एक लाइन में लिख दिया है और यही प्रश्न बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, पैनिक आपको नहीं होना है, प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये बुलर झील ये कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो ये बुलर झील फ्रेंड्स आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए बुलर झील के बारे में भी दिया गया, देखिए जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका टीजीटी में पूछा गया है TRE 3 में, ठीक है। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी ये तापी नदी जो है ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे ये तापी द्रोणी, देखिए तापी नदी है और तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। तो इसका जो है कि उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुड़ा की श्रृंखला से होता है तापी नदी का, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, ठीक है। और यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए गंगा एक्शन प्लान का आरंभ कब हुआ था, ये आपका जो है कि TRE 3.0 और 6 to 8 में यही हूबहू प्रश्न जो है कि पूछा गया था, जो कि आपके NCERT बुक में दिया गया है। तो गंगा एक्शन प्लान का आरंभ कब हुआ था, ये जो है कि प्रश्न जो है कि आपसे पूछा गया है। क्या 1947 में, 2014 में या 1985 में। तो गंगा एक्शन प्लान का आरंभ फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो है कि स्वच्छता दिवस तो 2 अक्टूबर 2014, ये है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये आपका जो है कि दिया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है। देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखिए 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब जो है कि आरंभ किया गया था, तो 1985। और गंगा एक्शन प्लान की बात करेंगे तो 1985, ठीक है। तो 1995 और 1985 दोनों आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो है कि रिवीजन में हेल्प हो जाएगा।
और इस प्रश्न को आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कहाँ से जो है कि बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपका क्या है, महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। तो देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स, महाद्वीपीय संहति, देखिए यहाँ से महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। और ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया था। देखिए यहाँ से महासागर की परपटी मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग उसी वे में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिस वे में आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न पूछे गए हैं। और सभी प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो डेली हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ से अब देखिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। देखिए रबड़ का संबंध जो है कि किस प्रकार की वनस्पति से है, क्या टुंड्रा की वनस्पति या मैंग्रोव की वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पति से रबड़ का संबंध है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ का संबंध फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है कि कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए आपके जो है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया है। और यहाँ से देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट किए गए हैं वही से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, वहीं पर जो है कि ये वन पाए जाते हैं। और देखिए ये चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। और देखिए यहाँ की जो है कि यहाँ की वनस्पतियाँ क्या हैं, तो वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं एवं लताएं लगती हैं। देखिए यहाँ से इनके जो है कि देखिए इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है और रबड़, यही जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। और सिंकोना, तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न में आपको कितनी जानकारी मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपने जो है कि देखा होगा, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, 2011 की जनगणना से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। और 2011 की जनगणना का जिक्र जो है कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में किया गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या 1106 व्यक्ति प्रति किमी, 1022 व्यक्ति प्रति किमी या 1203 व्यक्ति प्रति किमी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किमी था। ये जो है कि आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। क्या आप जानते हैं, देखिए केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ये ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ से आप जो है कि सर्च करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग किमी था। और यहाँ पे देखिए इस एनसीईआरटी बुक में बिहार का भी जिक्र कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व
1106 व्यक्ति प्रति किमी है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिए। देखिए, राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। तो ये भी आप जो है कि देख सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, इस तरह का प्रश्न एक जो है कि आपके TRE 1 में भी पूछा गया था, TRE 3 में भी पूछा गया था और TRE 1 में भी पूछा गया था। देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं फ्रेंड्स, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से उपयुक्त में से जो है कि एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपके जो है कि क्लास 9th की NCERT में दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। तो ये जो है कि तीनों आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यही कारण है कि फ्रेंड्स हमारे जो है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 1 में पूछा गया था। ठीक है, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया था और क्लास 9th के NCERT से। देखिए 93 नंबर का, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है कि ये जो है कि सीमित संसाधन के द्वारा जो है कि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये TRE 1 PRT का PYQs है, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका 93 नंबर का प्रश्न है और ये जो है कि फाइनल आंसर की देखिए सीरीज ए है और इसमें जो है कि 93 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सी है राइट आंसर। तो इस प्रश्न को भी आप जो है कि साथ में देख लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के 2-3 प्रश्न जो है कि हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी PYQs मैं करवा दिया हूँ, वहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं। और 4 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या समुद्र से दूरी ये जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, या अक्षांश या वायुदाब, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखिए फ्रेंड्स, समुद्र से दूरी, अक्षांश और वायुदाब ये तीनों जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ये देखिए आपके जो है कि NCERT बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या आप जानते हैं, देखिए असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, ये भी आप जो है कि जानकारी ले लीजिए। और जलवायु नियंत्रण, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें अक्षांश है और तुंगता है जिसको ऊंचाई कहते हैं, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं तथा उच्चावच लवण है। ये जो है कि आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो है कि ये 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो जो है कि फ्रेंड्स, ये जो है कि 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन ये आपके जो है कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, तो ये ब्राज़ील जो है कि आप याद रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से
स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक पुस्तक के बारे में भी पूछता है। और ये जो है कि पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये जो है कि आपके क्लास 9th के ज्योग्राफी में NCERT में ये जो है कि बुक का नाम दिया गया है। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स सुमेसर, सुमेसर ये जो है कि आपके जो है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स दोनों प्रश्न। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में देखिए तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। तो ये जो है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो यही जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न जरूर बन सकता है, जो कि आपके NCERT में दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है कि भूमि निम्नीकरण का साधन फ्रेंड्स वनो उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भूमि निम्नीकरण के जो है कि देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये देखिए कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, ये भूमि निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। तो यही आपका प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में जो है कि भूमि निम्नीकरण का जो है कि कारण क्या है? तो ये है वनों उन्मूलन। तो ये सभी राज्य आप याद रखिएगा और यहाँ से आप जो है कि अपने नोटबुक में लिख लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? वनों उन्मूलन है। और देखिए यहाँ से ये आप जो कि लिखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और ये देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। इसमें 3 पॉइंट है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, या पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि बांगर के नाम से, और ये जो है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर के नाम से, तो बांगर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, यही प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से देखिए नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहते हैं। और देखिए बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। और देखिए सूखे क्षेत्रों की मृदाएं कैसी होती हैं? तो क्षारीय होती हैं। ये भी जो है कि प्रश्न बन सकता है। और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो देखिए खेती या कृषि से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है कि ये पूछा जा रहा है कि ये सीढ़ीदार सोपानी खेती है, ये जो है कि किस प्रांत में की जाती है? तो यहाँ से फ्रेंड्स यह क्या बिहार में, पंजाब में या उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड में जो है कि ये सीढ़ीदार खेती कहिए या सोपानी खेती कहिए, ये जो है कि आपके उत्तराखंड राज्य में की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 10 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा फ्रेंड्स मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? क्या झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो काली मृदा है फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये सभी राज्य आप जो है कि याद रखिए। और सबसे पहले काली मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो काली मृदा को हम लोग देखिए रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये काली मृदा को हम लोग काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए ये मृदाएं यानी कि काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पहले नंबर पर, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। तो ये यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में शामिल है। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न का मतलब ये है कि ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है ये जो है कि किन किन राज्यों की शामिल या मेल जोल से चलती है। ये सरदार सरोवर बांध परियोजना या इस परियोजना से किन किन जो है कि राज्य को लाभ होता है। तो ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो इसका क्या राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और देखिए दूसरा, यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो तीनों ही हैं। इसमें राजस्थान भी है। तो यहाँ से इसमें क्या है? इसमें राजस्थान भी है। ठीक है, तो ये राजस्थान भी है। तो ये 4 राज्य आपके शामिल हैं। इसीलिए जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, अब 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में छत पर घर में, ये देखिए कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये जो है कि प्रश्न का मतलब क्या है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना अनिवार्य कर दिया है। और जो भी घर यह कार्य नहीं करेगा, छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का मतलब नहीं बनाएगा ढांचा, तो ये इस पे जो है कि दोषी पाया जाएगा, तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका जो है कि फ्रेंड्स राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपका वीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, तमिलनाडु है। और यहाँ से देखिए एक रोचक तथ्य है, देखिए यहाँ से मैं लिखा क्या हूँ, TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि कौन सा सही था? यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर होती है? यानी कि ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ये कहाँ पर जो है कि की जाती है? तो ये फ्रेंड्स जो है कि की जाती है आपकी ये मेघालय राज्य में। ठीक है, तो मेघालय में जो है कि ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचाई की जाती है। मेघालय राज्य है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय, याद रखिएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से
कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आपके TRE 3.0628 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय राज्य। ठीक है, तो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। कहाँ पर? तो मेघालय राज्य में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो इससे भी एक प्रश्न जो है कि जरूर पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, खीरा और तरबूज ये क्या है? तो खीरा और तरबूज ये जो है कि जायद की फसल है। ठीक है, जायद की फसल है। और ये जो है कि कपास क्या है? तो कपास फ्रेंड्स एक जो है कि खरीफ की फसल है। यही जो है कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए कपास को भारत के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 का यह आंकड़ा है। ठीक है, और देखिए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और यह देखिए क्या है? तो यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है, तो कपास एक खरीफ की फसल है। और जो है कि ये जो एक प्रश्न आपका यहीं से बनाया गया था। और ये देखिए TRE 1 में एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो ये दो ऑप्शन आपके यहाँ से थे और एक ऑप्शन आपका कपास से था जो कि खरीफ की फसल थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये हमने जो है कि पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे डी राइट आंसर होगा? तो सिलिकॉन की और एल्यूमिना की, ये दोनों की बनी होती है हमारी महाद्वीपीय परपटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं? तो ये देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और परपटी यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। कौन सी? तो ये परपटी। ठीक है, और देखिए महाद्वीपीय, ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि ये पिंक कलर से जो हाईलाइट किया हूँ, देखिए महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि TRE 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है। और परपटी के ठीक नीचे कौन सी जो है कि ये है? तो मेटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रूड नाम की है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की फ्रेंड्स सबसे पतली परत ये परपटी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने ऊपर सब बताया था कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। तो यहीं से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है? ये जो है कि फ्रेंड्स देखिए, कृषि से संबंधित, फसल से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जो है कि कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस आधार पे प्रश्न आपके जो है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है? क्या सूरजमुखी है? क्या मूंगफली है? क्या गन्ना? या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है?
यहाँ पर फ्रेंड्स ये गन्ना ऐसी फसल है जो कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है कि आपके बुक में दिया गया है, क्लास जो है कि क्लास 10th की जियोग्राफी में ये जो है कि नहीं, क्लास 10th में समकालीन भारत 2 है, ये क्लास 10th की है। और क्लास जो है कि जो 9th की जियोग्राफी है वो समकालीन भारत 1 के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गन्ना के बारे में यहाँ पर दिया गया है, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है गन्ना की फसल। ठीक है, और देखिए कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि ब्राज़ील पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे जो है कि भारत है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, देखिए यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है, क्या? गन्ना। ठीक है, देखिए प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और फ्रेंड्स आप जो है कि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिएगा पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर के प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों का लेवल कैसा है ये भी आप हमें बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ये जो है कि फ्रेंड्स देखिए कुछ आपके कृषि के प्रकार हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, गहन कृषि। देखिए फ्रेंड्स ये क्लास 9th और 10th की ज्योग्राफी से ये सारे प्रश्न मैं बनाया हूँ। और फ्रेंड्स देखिए क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पूरा मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया हूँ, एमसीक्यूज और जो है कि फैक्ट के साथ में। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं नहीं देखें तो। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स वो कृषि है आपकी रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि फ्रेंड्स ऐसी होती है कृषि जो कि जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रोपड़ कृषि में जो है कि क्या क्या किस चीज़ की खेती होती है, तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे हो। देखिए रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। देखिए रोपड़ कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। और देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि रोपड़ कृषि में क्या क्या आता है, तो भारत में जो है कि रोपड़ कृषि क्या है, तो चाय की खेती, कॉफ़ी, रबड़ की खेती, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, तो ये सारे जो है कि जानकारी आपको पता होना चाहिए। और देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की लंबाई कितनी है, ये तो मैं जो है कि खैर पहले ही बता दिया था। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या बताया था, 9.02 किलोमीटर है ये जो है कि अटल टनल की लंबाई। ये जो है कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल टनल। ठीक है, सुरंग अटल टनल है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। देखिए
यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो है कि सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो अटल टनल है, ये जो है कि किस घाटी को जोड़ती है। तो ये जो है कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। तो इसकी जो है कि ये ऊंचाई है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और ये जो है कि 9.02 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की लंबाई कितनी है। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, तो टोटल आपके राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कि 5 हैं। ठीक है, देखिए 6 to 8 में एक प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से, राष्ट्रीय जलमार्ग से। ठीक है, तो ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 है, जिसमें जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये 4 नंबर का है, इसकी लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स इसकी जो है कि लंबाई देखिए, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, इसकी जो है कि लंबाई कितनी है, 1078 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पांचों राष्ट्रीय जलमार्ग हम लोग देख लेते हैं। देखिए हल्दिया तथा इलाहाबाद, ये आपका जो है कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ कहाँ तक, तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य। देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 जो है कि किलोमीटर लंबा है ये जो है कि जलमार्ग संख्या पहला। ठीक है, दूसरी देख लेते हैं नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, सदिया व धुबरी के मध्य है। इसकी लंबाई कितनी है, 891 जो है कि किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। और ये हल्दिया इलाहाबाद वाला ये गंगा जल मार्ग है। ठीक है, और देखिए केरल में पश्चिम तट पर तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल चंपक्कारा नहरें, देखिए ये जो है कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। और ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, जिसको हम लोग अभी देखें 1078 किलोमीटर, काकीनाडा और पुद्दुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी व कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, तो 588 किलोमीटर है। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। तो ये जो है कि प्रश्न जो है कि पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए देश का 95% मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा होता है। तो ये भी आंकड़ा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको याद रखिए। देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये प्रश्न बनता है। लेकिन फ्रेंड्स ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से सन 1953 में, देखिए सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये डेट आपके एनसीईआरटी में दी गई है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। एक ग्रीनविच पूछा जाता है जो कि TR 3 में पूछा गया था, जिसमें 5.5 घंटा का अंतर है। लेकिन एक और एनसीईआरटी में दिया गया है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। क्या 5.5 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से मैं हाईलाइट भी किया हूँ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, देखिए अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है।
जो कि आपको जो है कि एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, यानी कि किस नदी में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो एक प्रश्न तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। और ये माजुली नदी द्वीप ये जो है कि किस नदी में स्थित है, ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो माजुली नदी द्वीप है ये जो है कि कावेरी नदी पर या कावेरी नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये माजुली नदी द्वीप ये जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जो है कि पढ़ते हैं सही ऑप्शन और टिक गलत ऑप्शन पे कर देते हैं। तो ये माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, इसको हम लोग नीचे अभी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जो है कि ये एनसीईआरटी का जो हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि सारे जो प्रश्न हैं और जो लाइनें बताई गई हैं वो जो है कि एनसीईआरटी में दी गई हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो है कि माजुली द्वीप स्थित है, ये जो है कि प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिए कौन सी झील है जो कि महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया। क्या चिल्का झील है, बुलर झील, नागिन झील, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो है कि ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है, तो चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चिल्का झील। देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं उसमें आपको ऐसा बना कर दिया जाए कि क्या आप जानते हैं, और ये जो लाइन दी गई रहती है ये अनिवार्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है। ठीक है, देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो ये चिल्का झील के बारे में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यानी कि उस श्रृंखला को बताना है जो कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर वो महत्वपूर्ण श्रृंखला है। गारो, खासी, जैंतिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कि गारो, खासी और जैंतिया ये जो है कि प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये जो है कि 6 to 8 में एसएसटी में ये प्रश्न आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि दिया गया, देखिए प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं प्रवाह के कारण बना था। देखिए इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, कौन कौन, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये जो है कि आपका यहाँ से दिया गया है, देखिए यहाँ से देखिए भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ये जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। क्या वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में, या स्कॉटलैंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है फ्रेंड्स ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से प्रवाल, देखिए ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है।
प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्स सु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो तटीय मैदान होते हैं इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो 11 का जो है कि राइट आंसर क्या कन्नड़ मैदान होगा, या कोकड़, या मालाबार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए तटीय मैदान देखिए प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पुटियों का विस्तार है। ठीक है, और यहाँ से देखिए कोंकण मुंबई तथा गोवा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है, यानी कि उस नदी को हमें बताना है जो कि हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो हिमालय से क्या सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स जो है कि हिमालय से निकलने वाली सिंधु भी है, गंगा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए हिमालय की नदियाँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बनाया गया है। देखिए अफवाह ये चैप्टर है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ये आपका जो है कि यूपी टेट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था और ये जो है कि बहुत ही फेमस प्रश्न है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। जमुना, या सांगपो, या काली, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिब्बत में फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लाइन भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ठीक है, देखिए हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा शिखर बरवा 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी यू आकार जैसी मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जहां जो है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है कि दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा दिबांग, लोहिता, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। और यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ से यही जो है कि आपके जो है कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए। देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है कि सांगपो के नाम से एवं बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये जो है कि सारे फैक्ट हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ये लाइन भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। वो कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ये फ्रेंड्स जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ये जो फ्रेंड्स ये नर्मदा नदी है, ये जो है कि धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये जो है कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नहीं करती हैं। कौन नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। ठीक है, ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी में ये लाइन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक पहाड़ी से इसका जो है कि उद्गम होता है। और यहाँ पे देखिए जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ जो है कि धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो ये लाइन यहीं से जो है कि आपकी बनाई गई थी। और लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं। देखिए नर्मदा की सबसे पहले सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। और देखिए यहाँ से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। तो ये भी प्रश्न आपका जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिए लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी
नदी है। यानी कि ये जो नदियाँ दी गई हैं इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से गोदावरी द्रोणी गोदावरी नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया। देखिए गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है तो 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियों पूछा जाए तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है, वेनगंगा है और पेनगंगा है। ये जो है कि आप याद रखिएगा। और इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। यानी कि आपके जो है कि ऑप्शंस में दिया गया है उनमें से बताना है कि कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये फ्रेंड्स तीनों क्या हैं? तो ये आपके जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा के ये तीनों संसाधन हैं और इसमें नहीं पूछा गया है। यानी कि इनमें से जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ये जो है कि आपका दिया गया है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन, देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं इनके बारे में देख लीजिए। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए और अनवीकरणीय ऊर्जा के जो है कि संसाधन के देखिए उदाहरण क्या हैं? तो देखिए यहाँ से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं और यही जो है कि यहीं से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स जो चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक में दी गई हैं हम लोग उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप जो है कि बिलीव करिए फ्रेंड्स TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में सारे प्रश्न आपके NCERT और SCERT से पूछे गए हैं। तो TRE 4.0 में भी आप श्योर रहिए, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? यानी कि सुनहरा रेशा हम लोग किसे कहते हैं या वो कौन सा कपास, पटसन और मक्का में जो है कि कौन सा जिसको हम लोग सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए पटसन को हम लोग क्या सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पटसन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और यहाँ से देखिए इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किसकी? पटसन की। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स कॉफ़ी का जो है कि अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, रूस या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स देखिएगा कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश हमारा जो है कि ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए भारत में भी जो है कि कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन ब्राज़ील से कम होता है, तो इसलिए हम लोग ब्राज़ील को यहाँ पे वरीयता देंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में ही यहाँ पर दिया गया है, देखिए पटसन के नीचे देखिए क्या दिया गया है, कॉफ़ी। देखिए इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अत्यधिक उपयुक्त होती है। और देखिए यहाँ से ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो है कि उत्पादन होता है इसका, तो ब्राज़ील में। ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा प्रश्न। और देखिए आगे, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्या फ्रेंड्स वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता है या समान रहता है या घटता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, वायुमंडल की जो परतें हैं जैसे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनसे एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से देखिए जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, तो घटता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ये वायुदाब है। ठीक है, ये वायुदाब है। और देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। गिरने का मतलब फ्रेंड्स घटता है। ठीक है, देखिए समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है, घटता जाता है। तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था और फ्रेंड्स से पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे उठाना हो गया, लेकिन यहाँ पे उठना है। ठीक है, यहाँ पे उठना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। क्या तरंग कहलाता है, महासागरीय धाराएं कहलाता है, या जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, ये फ्रेंड्स कहलाता है ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा आप याद रखिएगा, ज्वार भाटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वार किसको बोलेंगे, भाटा किसको बोलेंगे, तो 5 का पहले हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स BPSC का जो ये डी और ई ऑप्शन होता है, ये आसान प्रश्न को भी गलत कर देता है। तो इस पे आपको देखिए प्रैक्टिस जब आप करिएगा, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस को बनाता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आप जो एग्जैक्ट जो आपको जानकारी हो उसमें भी आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाओ। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ज्वार भाटा, देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा थी ज्वार भाटा की। और अगर पूछ दे कि ज्वार किसे कहते हैं, तो देखिएगा, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और देखिए जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। देखिए जैसे ये आपका जो है कि मान लीजिए किनारा है, अगर जल यहाँ से पार कर जाए तट से, मतलब पार कर जाए जल, ये पार कर जाए तट से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। ठीक है, और जब यही जल स्तर जब यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका घाट है, ठीक है, ये आपका घाट है, और यहाँ से जल अगर इससे नीचे आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। बस यही अंतर है इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है।
तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका प्रश्न का कराने का ये उद्देश्य था कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस जो है कि मनाया जाता है क्या 22 अप्रैल को, 22 फरवरी को या 5 जून को? तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रैक्टिस में नंबर आपका कैसे बढ़ेगा? तो जब फ्रेंड्स आप जो है कि ऑप्शंस को अगर काटना जान जाए तो आराम से फ्रेंड्स आप प्रश्न को ज़्यादातर प्रैक्टिस में नंबर बढ़ा पाएंगे। देखिए प्रश्न जो है कि ऑप्शन कैसे काटा जाता है, तो देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स एक से अधिक तो होगा नहीं ऐसे ऑप्शंस में, ठीक है। या तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, या तो ए बी और सी डी, ए बी सी और ई में से कोई हो सकता है और डी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो दिवस है किसी एक ही दिन मनाया जा सकता है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका पहले ही कट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस हो गया। और फ्रेंड्स देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, विश्व जल दिवस आपका जो है कि मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और देखिए इसीलिए मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, ताकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप जो है कि जब स्क्रीनशॉट लिए गए जब इकट्ठा हो जाएंगे आपको, तो ऐसे फ़ोन में ही आराम से जब खाली टाइम मिले, कहीं पर भी हों आप, कहीं पर भी हों, ठीक है, आप पिक को स्वीप करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और ऐसे जब आप देता है कि क्या आप जानते हैं, तो ऐसे प्रश्न जो है कि जरूर बनाए जाते हैं, अगर ऐसे करके यहाँ पर दिया गया हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि पूछा जा रहा है कि ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, ये सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होती हैं? क्या ध्रुव के निकट से, क्या भूमध्य रेखा के निकट से, क्या तीव्र भूकंप तरंग से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो फ्रेंड्स ये जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, ये आपकी जो है कि उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में, तो एक और देख लेते हैं। देखिए गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? देखिए जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम ये जलधारा है, ये कैसी जलधारा है? क्या गर्म, ठंडी या निम्न, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, ये आपकी जो है कि गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या दिया गया है। देखिए महासागरीय धाराएं, देखिए फ्रेंड्स सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से। देखिए ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, यानी कि ये लेब्राडोर ये जो जलधारा है ये क्या है? शीत या ठंडी जलधारा है। और देखिए गल्फ स्ट्रीम ये क्या है? तो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। यही प्रश्न जो है कि बनाया गया था। तो फ्रेंड्स अगर आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में ये सारी चीज़ें अगर दी गई हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हम लोग इसको ज्वार भाटा कहेंगे, या महासागरीय धाराएं कहेंगे, या जल चक्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स देखिए ये प्रक्रम जिसमें लगातार अपने जल जो है कि अपने लगातार स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल स्थल के रूप के बीच चक्कर लगाता है, तो इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपकी जो है कि क्लास जो है कि ये आपकी क्लास सेवेंथ की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसमें 5वां चैप्टर आपका जल है। ठीक है, और इसी जो है कि जल में दिया गया है। देखिए जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए जल चक्र की परिभाषा, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो जल चक्र हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? यानी कि ये स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ फ्रेंड्स 2 अक्टूबर 2014 को जो है कि शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब इस प्रश्न का हमारा जो है कि कराने का ये मतलब है कि ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल क्या आप जानते हैं, यहाँ पे करके दिया है। देखिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसका कोई न कोई रीजन होता है। बिहार एससीईआरटी में दिया रहता है, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है। देखिए बीपीएससी जो है कि टीआरई का कोई सिलेबस तो बताया नहीं है, तो आप किस बेसिस पे पढ़ेंगे? तो आपको फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पे पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? अब देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये मेनियाक जो है कि ये कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो ये फ्रेंड्स जो मेनियाक है ये जो है कि अमेजन बेसिन का जो है कि प्रमुख भोजन है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अमेजन बेसिन में जीवन, और यहाँ पे देखिए अमेजन बेसिन में जीवन देखिए यहाँ से दिया गया है। इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक है। ठीक है, इसी के बारे में पूछा गया है। मेनियोक है जिसे हम लोग कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो ये आपका जो है कि दिया गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स जैसे जो है कि आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, और जो है कि आपका इलाहाबाद जो है कि ये संगम पे स्थित है गंगा यमुना सरस्वती के। तो फ्रेंड्स उसी तरह जो है कि आपका देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता फ्रेंड्स जो है कि आपका जो है कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए हुगली आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको ये कन्फर्म क्लियर एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो आप जो है कि कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम लगाएंगे इस प्रश्न में, या तो ए बी सी में से कोई मार के निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए आप जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो ई वाला ऑप्शन आप कतई नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे कि शायद ए हो जाए, शायद बी हो जाए, शायद सी हो जाए, एक से अधिक तो होगा नहीं। तो ऐसे में फ्रेंड्स आपको जो है कि एग्जैक्ट अगर पता होगा तो आप जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्या आप जानते हैं, इसका मैं प्रश्न नहीं बनाया हूँ लेकिन इसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि नमामि गंगे जो है कि कार्यक्रम को किस लिए शुरू किया गया है? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए। देखिए कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। अब देखिए यहाँ से आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? देखिए ये टीआरई 1 में प्रश्न इससे बना था, और मैं जो है कि वहीं से प्रश्न बनाया हूँ एग्जैक्ट, और इसमें जो है कि ऑप्शंस में थोड़ा इधर उधर कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 13 का जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वेनेजुएला, कोलंबिया और बोलिविया ये जो है कि ये तीनों वो देश हैं जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं पेपर से ही जो है कि क्लिक किया हूँ। देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसमें जो है कि देखिए वेनेजुएला है, इसमें राइट आंसर था बीपीएससी के फाइनल आंसर की के साथ में। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को देखिए कहाँ पर दिया गया। देखिए अमेजन बेसिन में जीवन। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट भी किया हूँ उन देशों को, आप ध्यान से देखिए। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील एक देश ये हो गया है, पेरू ये भी एक देश है, बोलिविया ये भी एक देश है, इक्वाडोर ये भी एक देश है, कोलंबिया ये भी देश है, वेनेजुएला ये भी देश है। तो ये आपको जो है कि देश याद रखना है। ठीक है, तो अमेजन नदी बेसिन का ये हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? यानी कि ये देवदार और एवं फर ये वृक्ष हैं, तो ये किस प्रकार के वृक्ष के प्रकार हैं, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि देवदार एवं फर ये जो है कि क्या पर्णपाती वृक्ष के प्रकार हैं, या शंकुधारी वृक्ष के जो है कि प्रकार हैं, या झाड़ी वृक्ष के प्रकार हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये देवदार एवं फर ये फ्रेंड्स आपके जो है कि शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ से सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है ये डेल्टा क्षेत्र। और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर। यहाँ से देखिए मैं जो है कि एग्जैक्ट यहाँ से प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए टूकन क्या है? तो ये भी जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये टूकन क्या है? तो टूकन जो है कि क्या पशु है, या टूकन एक प्रकार की फसल है, या टूकन एक प्रकार की कृषि है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो टूकन है ये एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, आपके जो है कि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है कि वर्षा वन, और इसमें देखिए टूकन नाम का, यहाँ पे देखिए ये टूकन नाम का जो पक्षी है इसका इतना बड़ा चोंच है, और इसका जिक्र अगर एनसीईआरटी में फ्रेंड्स किया गया है तो कोई दो राय नहीं है, प्रश्न जो है कि बन सकता है। ठीक है, तो ये टूकन एक पर हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स ये मल्चिंग जो है कि शब्द किस चीज़ की व्याख्या करता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है? फसलों के बीच खाली जमीन को प्रवाल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, खाली ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना। ऑप्शन नंबर सी है कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स हम लोग फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, फसलों के बीच खाली जमीन को प्रवाल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। इसका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो है कि प्रश्न कहाँ पर दिया गया है? तो फ्रेंड्स जब आप जाएंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आप जो है कि देखिए मल्च बनना, यही है फ्रेंड्स मल्चिंग। ठीक है, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में ये जो है कि मल्च बनाना, तो यही है मल्चिंग। देखिए इसमें होता क्या है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है।
इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न में बनाया हूँ। ठीक है, आप जो है कि फ्रेंड्स देखिए, ये जो चीज़ों को मैं प्रश्न के बाद जो ये आपका जो है कि दिखाता हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में कि यहाँ से प्रश्न बनाया गया है, तो आप उन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, और जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फ्रेंड्स आप जो है कि रिवीजन करने में आपको जो है कि बढ़िया रहेगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है कि किनको सुरक्षा दी जाती है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। केवल जंतु जात को, या केवल पादप जात को, या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो है कि सुरक्षा किनको दी जाती है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखिए ऑप्शन ए को देखिए, केवल जंतु जात को। तो फ्रेंड्स केवल आपको सीटेट का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, तो केवल शब्द हमेशा जो है कि नकारात्मक होता है। ठीक है, तो केवल जो है कि ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी आपका जो है कि गलत है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि सुरक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न कहाँ से बनाया गया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, देखिए हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, तो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स आप जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के उस एनालिसिस को आप नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी हो या साइंस हो या हिस्ट्री हो, तो उनको आप जो है कि हमारे इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं टीआरई 1 के, टीआरई 2 के और टीआरई 3 के पीआरटी के प्रश्नों को, 6 to 8 के प्रश्नों को प्रूफ के साथ में दिखाया हूँ कि ये प्रश्न आपका इस जो है कि इस क्लास के एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक से पूछा गया है। ठीक है, तो वो देख लेंगे तो आपको जो है कि और भी आसान हो जाएगा कि हमें जो है कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये जो है कि देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ केवल एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आप जो है कि एनसीईआरटी में आपको बिहार स्पेशल के जो 5 या 6, 7 या 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो आप जो है कि उसको मिस कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों आधारित हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे फ्रेंड्स आपको बिहार स्पेशल के भी प्रश्न मिल जाएंगे और एनसीईआरटी वाले भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, क्या मधुबनी में, क्या पश्चिमी चंपारण में, क्या पटना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स बिहार के जो है कि भागलपुर जिले में, भागलपुर जिले में, देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न है बीपीएससी का ये, बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भागलपुर आपका जो है कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ई वाला। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले देखिए ये आपकी बिहार एससीईआरटी की बुक है जियोग्राफी की। देखिए भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं, ऐसी मेरी भाभी बताती हैं, इस बार संध्या बोली। यानी कि देखिए फ्रेंड्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक देखिए आप पढ़ेंगे तो इसी तरह की होती है। देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा में बहुत है ना मैडम, इस बार रेणु बोली। तो कहानी की तरह बना के इसमें आपके जो है कि फैक्ट हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ये फैक्ट को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपके लिए खुद से बुक को पढ़ के जो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी जा रही हैं, मैं उनको इसी तरह से हाईलाइट करके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आपका जो है कि समय का बचत होगा और फ्रेंड्स आपके पास क्या होगा, एग्जैक्ट जो कंटेंट होता है जो पूछा जाता है वो आपको कम समय में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या कोसी नदी पर टिहरी परियोजना स्थित है, या भागीरथी नदी पर, या सोन नदी पर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो टिहरी परियोजना है ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक से बनाया गया है। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ NCERT हो या SCERT, जो ब्रैकेट में करके क्या आप जानते हैं ये करके देता है तो वो आपका जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया था। देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ करके एक और दिया गया है, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से साबरमती, माही, यमुना प्रमुख हैं। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपको प्रश्न आसान लग रहा होगा कि 4 जो है कि दिशाएं प्रमुख होती हैं। ठीक है, लेकिन टोटल 10 दिशाएं भी होती हैं। ये आपके जो है कि NCERT और SCERT में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि उत्तर हो जाता है, ये आपका दक्षिण, इधर आपका पूर्व हो जाता है, इधर आपका पश्चिम हो जाता है। तो ये 4 मुख्य हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनकी बीच की भी ये रेखाओं को जो है कि इनके बीच की भी दिशाओं को इनमें काउंट किया जाता है। तो प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इस दिशा के संबंधित आपके जो है कि SCERT बुक में क्या दिया गया है यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। तो ये आपका प्रश्न का आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इसके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच, उत्तर तथा पूरब के बीच जो है कि उत्तर पूर्व हो जाता है, पूरब तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व हो जाता है, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच में क्या हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम। और जबकि किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ऊपर, ठीक है, आपके सिर के ऊपर की एक दिशा जिसे जेनिथ आकाश, और पैर के नीचे की जो है कि दिशा को क्या कहते हैं, नादिर या पाताल कहते हैं। ठीक है, इस तरह कुल 10 दिशाएं हो सकती हैं। तो 4 अगर आपके ऑप्शन में न हो तो 10 अगर ऑप्शन में हो तो आप 10 ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहने का इस प्रश्न का ये मतलब था, समझाने का भी ये मतलब था। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि दिशाएं आपको रीजनिंग में भी काम आएंगे। ठीक है, देखिए रीजनिंग में अगर ये दिशा अगर आपको नहीं पता रहेगा तो रीजनिंग के जो है कि जो दिशा से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और बीच में देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगा, और इधर क्या हो जाता है, बीच में दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, और इधर उत्तर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो ये दिशा से रिलेटेड आपको जो है कि फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे देखिए 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो क्या राजगीर में, बोधगया में, या पटना में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो संजय गांधी जैविक जो है कि उद्यान है ये जो है कि आपके फ्रेंड्स पटना जो है कि नगर में स्थित है, बिहार के पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स BPSC कभी कभी बिहार स्पेशल के एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, कभी कभी 10 प्रश्न पूछ देता है, कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछता है। तो आपको जो है कि बिल्कुल जो है कि यहाँ पे अलर्ट रहना है। ठीक है, NCERT SCERT दोनों पढ़ के जाइए, और जहाँ से जो है कि प्रश्न आए तो जो है कि पेपर में फोड़ के आना है। ठीक है, इस बार यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, पटना में है। ठीक है, देखिए लगभग 980 एकड़ क्षेत्र में विकसित है, और यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो है कि आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है, यहाँ से इसके कांवर झील के बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। और देखिए यहाँ से इनमें पटना संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय जो है कि
संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पर है? तो पटना नगर में है। ये बस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? यानी कि ये कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। दरभंगा में या बेगूसराय में या भागलपुर में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है कांवर झील है फ्रेंड्स, आपके जो है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको जो है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप पढ़ रखे हैं तो ये प्रैक्टिस आपके लिए रामबाण है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, बेगूसराय जिला, देखिए बेगूसराय जिला अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में 2500 एकड़ तक फैला कांवर झील। तो ये जो है कि कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिले में है। ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। और देखिए, दरभंगा जिले में क्या है? कुशेश्वर स्थान है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न बन सकता है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के जो है कि किस जिले में स्थित है, जहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है कुशेश्वर स्थान। तो ये आपके जो है कि बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। ये आपको जो है कि पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, सिलिकॉन सिटी किस नगर को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं बनाया गया है। ये सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। उन्हीं चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन सिटी किस नगर में स्थित है? देखिए, TRE 3.0 में पूछा था कि साइलेंट वैली और जो है कि किस राज्य में है? तो केरल में है, ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन सिटी किस नगर में स्थित है? ये जो है कि प्रश्न बन सकता है, जो कि आपके बिहार एससीईआरटी के बुक में दिया गया है और एनसीईआरटी बुक में भी आपके दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो सिलिकॉन सिटी है, ये आपके जो है कि बंगलौर जो है कि नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम लोग कहाँ से बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, फिर से हमने कहा था कि देखिए, क्या आप जानते हैं? अगर करके दिया है तो समझ जाइए कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे सिलिकॉन जो है कि सिटी या नगर भी कहते हैं। किसको? बंगलौर को। तो यहाँ से जो है कि मैं प्रश्न आपका बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? अब फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 2011 की जनगणना से प्रश्न आते हैं। 2001 तो बहुत ही पीछे की जनगणना है, इससे जो है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपके बिहार एससीईआरटी के बुक में 2001 की जनगणना के बारे में भी 60 महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 881 व्यक्ति रहते थे। कहाँ पर? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये आपका जो है कि आंकड़ा दिया भी गया है आपके बिहार एससीईआरटी के बुक में। देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है? तो 881 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक घनत्व वाला जो है कि जिला कौन है? तो पटना है। ये भी जो है कि प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखिए फ्रेंड्स, और संसाधन से भी एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि TRE 3 में भी पूछा गया था। तो इसी तरह फ्रेंड्स, देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन है, या जीवाश्म ईंधन में आता है सौर ऊर्जा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये जो सौर ऊर्जा है, ये फ्रेंड्स आपका जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि मैं कहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन, तो सबसे पहले
नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं, होते क्या हैं? तो देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। देखिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य एवं वन्य प्राणी, ये जो है कि आपके क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। देखिए, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और देखिए, ये अनवीकरणीय क्या है, जिन्हें जो है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, जो पुनः चक्रीय नहीं है, पुनः चक्रीय का मतलब जिन्हें जो है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे क्या प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस तरह का प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में एक या दो जरूर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से क्या राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर, ये भी सही है। और देखिए, चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा, ये भी जो है कि सही है। और संदीप पांडे वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार किए थे, ये भी जो है कि सही है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है कि बिहार एससीईआरटी बुक में दी गई हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स उपर्युक्त ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें से जो है कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी चीज़ें आपके जो है कि एससीईआरटी बुक में दी गई हैं बिहार की। देखिए यहाँ से मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान, सुंदर लाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन और एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार किए थे, ये संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम थे इन लोगों के। ठीक है, तो ये जो है कि प्रश्न यहाँ से आपका बनाया गया था, जो कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किस महापुरुष का है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ये प्रश्न नहीं बनाया गया है, ये लाइन आपके बिहार एससीईआरटी बुक में दी गई है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किस महापुरुष का है? तो यह कथन फ्रेंड्स हमारे महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये लाइन अभी मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करना। और इसी के ठीक ऊपर देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? तो देखिए, इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। तो ये महात्मा गांधी के जो है कि विचार थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका कौन सा सही था? तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इस तरह का भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा जो है कि सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये केरल में है, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है। और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है, ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपका जो है कि छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में शायद नहीं है, ये जो है कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो यही जो है कि आपका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। और सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यही जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे जो है कि राष्ट्रीय उद्यान आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी बुक में दिए गए हैं। तो मैं बारी बारी से सभी को नहीं बताऊंगा,
क्योंकि जो है कि फ्रेंड्स लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नज़र इसको जो है कि मारते रहिएगा, ये आपको जो है कि याद हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है, पन्ना छतरपुर जो है कि जिले में है, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये जो है कि। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए केरल में, केरल में क्या है, तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से इतने ही, ठीक है। तो ये आपके जो है कि जितने राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं इनको आप जो है कि देख लीजिएगा, 15 या 20 होंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एक और प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बन सकता है। देखिए कहाँ से, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये जो कैगा परमाणु विद्युत गृह है, ये जो है कि आपका किस राज्य में स्थित है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या गुजरात में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो कैगा परमाणु विद्युत गृह है, ये जो है कि आपका कर्नाटक जो है कि राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में कहाँ से बनाया गया है, तो देखिए ये देखिए आपके फ्रेंड्स यहाँ से, भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और देखिए यहाँ से अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुए हैं, ठीक है, हमारे देश में। तो पहला क्या है, तो पहला फ्रेंड्स ये जो तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये है, और राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह ये राजस्थान में है। और ये जो है कि आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह ये क्या है, तो तमिलनाडु में है। और यहाँ से देखते हैं आगे, तो ये नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। और देखिए ये काकरापारा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जागवार जिले में, ठीक है। देखिए और कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह यह कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और 6 हैं, और ये 7वां को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बनाया गया है, इसलिए फ्रेंड्स इसको जो है कि काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न में कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो कि तमिलनाडु में है, किस देश के जो है कि सहयोग से बनाया गया है या चलाया जा रहा है, तो रूस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ये 6 to 8 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और TRE 3.0 में। तो ये प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिकतम अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या मन्नार की खाड़ी में, कोसी नदी में, या खंबात की खाड़ी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स खंबात की खाड़ी में जो है कि ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में खंबात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देख लेते हैं ये जो है कि कहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ से ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, देखिए समुद्र ज्वार एवं तरंग में जल गतिशील रहता है, अतः इसमें अपार ऊर्जा रहती है। देखिए यहाँ से खंभात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहाँ पर 7000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी में 1000 मेगावाट तथा सुंदरवन में 100 मेगावाट का स्थान है। तो ये ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा सबसे अनुकूल कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में है। और खंभात की खाड़ी ऑप्शन में न हो तो कच्छ की खाड़ी याद रखिएगा, और फिर उसके बाद सुंदरवन। तो ये जो है कि प्रश्न आपका यहाँ से